भारत के बढ़ते कदम चैनल पर मैं कैलाश शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सत्यम स्कैम की। सत्यम कंपनी, सत्यम कंप्यूटर्स, फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया इन आईटी सेक्टर। इतनी बड़ी कंपनी का अचानक से कैसे दिवाला निकल गया, क्या हुआ, ये सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। और इनके जो डायरेक्टर थे राजू, उन्होंने किस तरह से 365 कंपनियां बनाई और 7,000 करोड़ का घोटाला किया, ये सभी चीज़ें आपको हम डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। 1987 में वी राजालिंगम राजू अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, सत्यम कंप्यूटर्स। ये हैदराबाद बेस्ड आईटी कंपनी थी। 1992 में 1992 ये कंपनी बीएससी लिस्टेड हो गई। 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इसमें भी लिस्टेड हो गई और इनके शेयर्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ने लगे। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ इंडिया, काफ़ी फास्ट कंपनी आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों, इसकी फास्टेस्ट कंपनी जो ग्रोइंग थी, उसमें शुरुआत के दिनों में तो वास्तव में बिल्कुल ईमानदारी से कंपनी आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि जैसे हैदराबाद में प्रॉपर्टीज़ के रेट्स वगैरह बढ़ने लगे, काफ़ी तेज़ी से रेट्स बढ़ने लगे, तो ये राजू को पता लगा कि हैदराबाद में मेट्रो रूट कहाँ से जाएगा, मेट्रो ट्रैक। तो जो मेट्रो ट्रैक बनने वाला था, उसके रूट का इसे पूरा अंदाज़ा हो गया और इसने सोचा कि मैं इस रूट के थ्रू ही, मतलब इस रूट के आसपास की प्रॉपर्टी परचेज करता हूं, तो कुछ जैसी मेट्रो चलेगी तो उसके बाद इस रूट पे जो भी प्रॉपर्टी वगैरह आएगी उसके रेट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे। अब उसके लिए पैसे का इंतज़ाम करना था। वो पैसे का इंतज़ाम कहाँ से हो? तो राजू का सबसे पहले था कॉटन मिल का बिजनेस, सत्यम कंप्यूटर बनाने से पहले। और कंप्यूटर बनाने के बाद इसने 2 कंपनियां और खोली थी, मेटास इंफ्रा और मेटास रियल्टी। ये दोनों कंपनियां जो थी, ये इसकी अपनी घर की कंपनियां थी। और ये मेटास को अगर उल्टा करोगे स्पेलिंग में तो ये सत्यम दिखेगा। अब इन दोनों कंपनीज के थ्रू उसने मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करी। अब ये क्या करता था पैसे के लिए कि जो सत्यम के पैसे थे उनको भेजता था अमेरिका, और लॉन्ड्रिंग के ज़रिए अमेरिका भेजा और मनी लॉन्ड्रिंग में के ज़रिए वापस इंडिया मंगवाया। तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी इस पर बाद में केस चला था। अब वहाँ से जो अमेरिका से पैसे आते थे, उस पैसे को ये दिखाकर ये इन दोनों कंपनीज में लगा देता था और इन दोनों कंपनीज के इसने तेज़ी से वो कंपनीज के थ्रू ज़मीनें खरीदनी शुरू करी। अब काफ़ी ज़मीनें खरीदते रहे और बिल्कुल एकदम तेज़ी के साथ ऐसा लग रहा था कि पूरा हैदराबाद ही खरीद डालेगा। जहाँ जहाँ से रूट जा रहा था उसके आसपास की सारी ज़मीनें इन्होंने परचेज कर ली। अब बाद में इसे लगा कि हो सकता है इस पर कुछ इंक्वायरी हो, तो इसने 365 कंपनियां बनाई। उन 365 कंपनियों के डायरेक्टर इसने रखे, जैसे अपने फ्रेंड्स हो गए, अपने नौकर हो गए, अपने रिश्तेदार हो गए और अपने फॉर्म्स में काम करने वाले कुछ लोग हो गए। इस तरह के लोगों को इसने डायरेक्टर बनाया। और बाद में इसने ये सोचा कि जैसे प्रॉफिट होता है तो धीरे धीरे करके उसके सारे पैसे ये इसमें एडजस्ट कर देगा। अब इस पैसे के लिए ये क्या करता था, कंपनी के पैसे के लिए एक चीज़ और इसके पास फ़ायदा हुआ कि जो फॉल्स स्टेटमेंट दिखाने लगा अपनी कंपनी के सेल्स की। फास्ट स्टेटमेंट दिखाई कि भाई ये फॉल्स स्टेटमेंट दिखाई। अब झूठी स्टेटमेंट दिखाने के बाद इसने उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के दिखा दिया और इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेट किया, हेरा फेरी करी कि लोगों को लगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ज़्यादा इसका और उससे पहले नाम तो कंपनी का हो ही चुका था। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत तेज़ी से ऊपर ग्रो हो रही है, तो उसके चक्कर में लोगों ने शेयर्स वगैरह में और पैसे लगाए। अब जैसे मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि फाइनेंशियल चेक करो। फाइनेंशियल चेक अगर आप भी इसमें करते तो फाइनेंशियल चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारी चीज़ें तो ओके दिख रही थी। लेकिन मैंने एक चीज़ और साथ में बोली है कि जो कंपनी के मालिक हैं उनका कितना परसेंट स्टेक होल्डर हैं वो भी चेक करना ज़रूरी है। तो ये राजू जो थे लगभग ये 22% या 22% के करीब स्टेक होल्डर थे उस टाइम में, ये भी इनकी फैमिली में भी।
और इन सभी ने तेज़ी से मतलब अपने शेयर, जब वो तेज़ी से काफ़ी शेयर्स का रेट ऊपर बढ़ गया तो इन्होंने अपने शेयर्स निकालने शुरू कर दिए। तो शेयर्स निकाले और कुछ शेयर्स के बदले में इन्होंने बैंक से लोन लिया बढ़े हुए प्राइसेस पे। तो एक हिसाब से ये सत्यम कंप्यूटर ना बैंक घोटाला भी साथ के साथ हो गया। बढ़े हुए रेट्स पे इन्होंने वहाँ से पैसे उठाए और उस पैसे को इन्होंने अमेरिका भेजा, वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके दोबारा से इंडिया में भिजवाया और उस पैसे से इन्होंने जो बैंक से लोन लिया था उसके बदले में, और इन सब चीज़ों पैसों से इसने बहुत तेज़ी से ये ज़मीनें खरीदी। अब बाद में होता यह है कि माइंड में तो इसके था कि ये चीज़ें चेक हो सकती है कभी भी, और दोस्तों हकीकत तो ये है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं कंपनी में, और इसके अलावा ये ऑडिटर्स भी होते हैं। PwC नाम का एक ऑडिटर है, काफ़ी इंटरनेशनली वैल्यू भी थी उसकी उस टाइम पे, प्राइस वाटर हाउस कूपर। तो उन्होंने भी चेक नहीं करा। पिछले 5 साल से ये घोटाला चल रहा था, 5 साल में इन्होंने क्या चेक करा, कैसे चेक करा, ये समझ से बाहर है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी ये, और ऑडिटर जो होते हैं ये एक हिसाब से प्रतिनिधि होते हैं जो शेयर मार्केट में, वो शेयर जिन लोगों ने परचेज करे होते हैं, तो जिनके शेयर्स होते हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन इन लोगों ने करा क्या, ये किसी की भी समझ से बाहर है। या तो ये लोग खुद ही उनके साथ मिल चुके थे, या ऑडिटर के ऊपर तो बाद में इस चीज़ पे फाइन भी लगाया गया और ये भी कहा गया कि भाई काफ़ी टाइम तक मार्केट से इन्हें बैन कर दिया गया। और ऑडिटर का नाम था PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर। अब दोस्तों फिर बात ये बनती है कि पैसे तो इनके पास काफ़ी आते चले गए और बढ़िया काम चल रहा था, बहुत बढ़िया। तो प्रॉब्लम शुरू होने लगी इनके पास 2008 के करीब, जब अमेरिका में एकदम रियल इस्टेट में गिरावट आई और काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई, वहाँ के शेयर्स वगैरह रियल इस्टेट के भी टूटे और रियल इस्टेट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम सेम चीज़ हुई। अब राजू का जो सपना था कि बढ़े हुए जो इसके रेट्स होंगे उस रेट्स पे वो सारी जो फाइनेंशियल में इसने 7,000 करोड़ का घोटाला करा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो सारी चीज़ें एडजस्ट कर देगा। अब ज़मीन तो महंगे रेट पे बिकेगी नहीं, वो उसका और रेट डाउन हो गया, तो अब एडजस्ट करे कहाँ। इस तरह से इसको प्रॉब्लम होने लगी। तो दोस्तों इसने, बंदे में दिमाग तो था काफ़ी तेज, इसने दिमाग लगाया उस केस में, और दिमाग ये लगाया कि मैं एक काम करता हूँ, दिखाए हुए हैं लगभग 7,000 करोड़ रुपए हमारे बैंक में पड़े हैं, और बैंक की भी झूठी स्टेटमेंट बना के, फॉल्स स्टेटमेंट्स बना के वो भी आगे दिखा रखी थी। अब बैंक में तो पैसा था नहीं। अब इसने सोचा कि हम एक काम करते हैं, डील करने के लिए सोचा कि बैंक वो, हम जो सत्यम कंप्यूटर के पैसे हैं 7,000 करोड़ रुपए जो मैं फॉल्स स्टेटमेंट में दिखा रहा हूँ बैंक में पड़े हुए हैं, वो 7,000 करोड़ से हम मेटस इंफ्रा और मेटस रियल्टी नाम की 2 कंपनियां परचेज कर लेते हैं। तो इसमें घर का माल घर पे ही रहेगा और कहीं पे कोई मतलब पैसा भी इधर से उधर नहीं जाएगा, और उनसे जो स्टॉक ब्रोकर्स, वो जो शेयर ब्रोकर्स वगैरह हैं, जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, उन सबसे ये कहा जाएगा कि भाई हमने ये 2 कंपनियां खरीद ली हैं और इसमें वो 7,000 करोड़ रुपए जो बैंक में पड़े हुए थे वो इसमें हमने लगा दिए हैं। तो सारी स्टेटमेंट जो अब तक की हैं वो सारी सेटिंग उसमें कर देंगे। अब जैसे ही इसने ये चीज़ें आगे बताई तो नेक्स्ट डे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सत्यम के शेयर की कीमत 55% डाउन हो गई, एकदम धड़ाम से आके शेयर नीचे बढ़ा। अब जैसे ही उसका धड़ाम हुआ तो इन्होंने अगले दिन ही वो चीज़ ख़त्म कर दी कि हम जो ये 2 कंपनियां खरीद रहे थे, मेटास इंफ्रा और मेटास रियल्टी, ये अब हम नहीं परचेज कर रहे हैं। तो कुछ शेयर मार्केट थोड़ा सा लगभग 12% 15% के करीब ऊपर भी हुई। लेकिन नेक्स्ट डे फिर क्या हुआ कि इसके 4 डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन करने के बाद सबकी समझ में आ गया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ घपला हुआ है। तो दोस्तों तेज़ी से इसका इंडियन मार्केट में भी रेट डाउन हुआ। 178 रुपये का जो प्राइस था वो नेक्स्ट डे लगभग 6 रुपये का रह गया और बहुत बुरी तरह से कंपनी टूटी। हालांकि काफ़ी पैसे लगे हुए थे, LIC के भी लगभग इसमें 800 करोड़ रुपए का LIC को नुकसान हुआ, और आम निवेशकों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसमें। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अब हम इस कंपनी को मतलब किसी तरह से डूबने नहीं देते। गवर्नमेंट ने क्या करा, इसमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करे, नए डायरेक्टर्स, और इस कंपनी को कुछ टाइम चलाने की कोशिश करी और सेल्स पे कंपनी लगा दी कि जल्दी से जल्दी ये सेल हो जाए। टेक महिंद्रा कंपनी ने इसके 51% शेयर्स परचेज कर लिए। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि राजू महिंद्रा के उस टाइम पे लगभग 4% शेयर रह गए थे कंपनी में। मतलब 4% शेयर पे ये आदमी पूरी तरह से खेल रहा था, क्योंकि अपने सारे शेयर्स या तो गिरवी रख चुका था या ये बेच चुका था हायर प्राइजेस पे,
और कंपनी डूबे या बढ़े, इसका फिर लास्ट में कोई मतलब नहीं रहा था। तो उन्होंने 51% शेयर इसके परचेज किए टेक महिंद्रा ने, और कंपनी को अपने अंडर में ले लिया। महिंद्रा सत्यम नाम से ये कंपनी दोबारा से चली। बाद में यही कंपनी महिंद्रा में पूरी तरह से मर्ज हो गई और टेक महिंद्रा इसका नाम हो गया, या नाम याद नहीं आ रहा दोस्तों भी, है ना। तो महिंद्रा सत्यम इसका नाम हो गया था। उसके बाद इन पे इसके सारे डायरेक्टर्स को बंद किया गया, जेल में गए, उनके ऊपर काफ़ी केसेस चले। इनसाइडर ट्रेडिंग का भी केस चला। इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू इन लोगों ने, राजू ने 1850 करोड़ रुपए कमाए थे। वो 1850 करोड़ रुपए भी बोला गया कि इसे वापस करो और बैंक इंटरेस्ट के साथ करो, और 7000 करोड़ रुपए का जो संपत्ति का केस अलग से चला, जो 7000 करोड़ रुपए इन्होंने बैंक से घपला कर लिया या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ दिखाकर जो शेयर मैनिपुलेट करवाए, उसकी वजह से काफ़ी जो लोगों को नुकसान हुआ, और ये टोटल घोटाला जो है लगभग 7000 करोड़ रुपए का था। तो दोस्तों दोबारा से आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आप ढंग से इन्वेस्ट करें और सारी चीज़ें ढंग से चेक करें, और हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ख़ासकर ये चीज़ ज़रूर है कि आपको जो बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप चेक कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप ये भी ज़रूर चेक करें कि हमारे जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, उनकी कंपनी में शेयर होल्डिंग्स कितनी % है, क्योंकि अगर उनकी सही परसेंटेज शेयर होल्डिंग है तो फिर वो आगे भी काम करेंगे। लेकिन राजू की भी लगभग 22% के करीब थी, और इसने धीरे धीरे करके जिस तरह से ये निकाला, बेचा, और लगभग 4% पे आ गई थी सारी शेयर होल्डिंग्स। उसके पीछे क्या कारण है, कैसे है, और ये सारी चीज़ों का इनपुट जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उन्होंने क्यों नहीं दिया, या ये सभी लोगों ने मिलकर इसमें घोटाला किया था। हालांकि इसके 4 और डायरेक्टर्स को भी इसमें सज़ा हुई है, लगभग 7 साल की सज़ा हुई है, और ये भी सज़ा हो गई है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, सत्यम स्कैम। सत्यम स्कैम में काफ़ी लोगों के शेयर बर्बाद हुए, काफ़ी नुकसान हुआ, और वो नुकसान जो होता है वो आपकी फैमिली में आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और ये होता है कि आप अच्छे सौदे भी नहीं खरीद पाते। एक नुकसान आपको आने वाले अच्छे 10 सौदे के लिए भी आपके दिल में डर पैदा कर देता है, और अच्छे 10 सौदे जब आपको दिखाई देते हैं तो वो भी आप परचेज़ नहीं कर पाते, क्योंकि आपके दिल में या तो डर बैठ चुका होता है, या जो परचेज़ के लिए आपने मार्केट में रुपया लगाना है वो रुपया आपके पास ख़त्म हो चुका होता है। तो ये थी सत्यम की कहानी। इसमें दोस्तों कुछ जगह पे मैं शायद अटका भी हूँ, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और आप लोग, मेन तो आप उद्देश्य यही था कि किस तरह से आप लोगों ने इन सब फ्रॉड से बचना है और अपने को आगे बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। और एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह से और आगे भी सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें। हम ये चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें आपके सामने टाइम टू टाइम लाती रहें, जिसमें ज्ञानवर्धक चीज़ें भी होंगी। इसमें हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी होगा, इंडियन पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी होगा, आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा, और किस तरह से ये घोटाले होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे गड़बड़ होती है, क्या ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके बारे में आपको पता चलेगा। सॉरी। और शेयर मार्केट वगैरह के बारे में भी हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। तो इस तरह की ज्ञानवर्धक नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। और आप भी इसमें हमारी मदद करने की कृपा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पसंद आए वीडियोज़ उन्हें आगे भी आप भेजते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।